गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज नया लेक्चर हम लेके आए हुए हैं 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनरेटर हम लेके आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस लेक्चर आपने सभी मेरे देखे होंगे, कमेंट भी किए होंगे, कमेंट भी मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं। और मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डायग्राम शो कर दिया है और ये मैंने लिखा भी है। आज का जो टॉपिक है 1D ग्राफ जनरेटर। टॉपिक का नाम है 1D ग्राफ जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है विद्युत उत्पादक मशीन। जनरेटर का मतलब है विद्युत उत्पादक मशीन। और 1D ग्राफ क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने 1931 में एक मशीन बनाया। 1931 में एक मशीन बनाया जिसके द्वारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जो RJ 1D ग्राफ थे, इन्होंने एक मशीन बनाया और उस मशीन के द्वारा 10⁻7 वोल्ट 10⁻7 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। उन्होंने एक मशीन बनाया जिससे कि 10⁻7 वोल्ट क्या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। और उन्होंने इसे अपने नाम पे ही दिया, अपने नाम पे रखा, जिसका नाम उन्होंने रखा 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनरेटर उन्होंने क्या है, इसका नाम दे दिया। तो 1D ग्राफ जनरेटर है। तो अब ये डायग्राम है, डायग्राम शो है, बना हुआ है, अभी समझा रहे हैं, एक एक स्टेप से शेयर कर रहे हैं। तो 1D ग्राफ जनरेटर यानी 1931 में जो हमारे साइंटिस्ट RJ 1D ग्राफ थे, उन्होंने एक मशीन बनाया। उस मशीन के द्वारा 10⁻7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने नाम पे रखा 1D ग्राफ जनरेटर। इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। कितने प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है, दो प्रिंसिपल पे। कितने प्रिंसिपल पे, दो प्रिंसिपल पे डिपेंड है। एक हमने कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर आपको बताया है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कितना होता है, C= 4πε0r। C= कितना होता है, 4πε0r होता है। तो इसमें यह होता है कि यदि रेडियस ज़्यादा होगा, यानी कैपेसिटेंस साइज पे डिपेंड करेगा। तो रेडियस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेडियस ज़्यादा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी हायर कैपेसिटेंस के लिए जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो उन्होंने ये एक स्फेयर लिया, मेटेलिक स्फेयर लिया S, तो इसका डायमीटर कितना रखा था उन्होंने, 5 मीटर। कितना डायमीटर रखा था, 5 मीटर। तो यानी रेडियस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये और दूसरी बात उन्होंने प्रिंसिपल में यह की कि सरफेस चार्ज डेंसिटी σ कितना होता है, A होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी σ एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दो प्रिंसिपल पे कहना चाहिए। C= 4πε0r और σ= कितना होता है, Q/A होता है। यानी एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। यानी कितने प्रिंसिपल पे उन्होंने काम किया, यानी कितने प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, दो प्रिंसिपल पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये मेन आपके दो प्रिंसिपल हैं। अब इस पॉइंट को आपको समझना है, σ= Q/A को। इसमें हमने जैसे बताया, देखिए 1931 में क्या है, एक मशीन बनाया। कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10⁻7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। और अपने नाम पे दिया 1D ग्राफ जनरेटर। कितने प्रिंसिपल पे, दो। C= 4πε0r। R ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, तो इसलिए इसका जो मेटेलिक जो स्फेयर है, इसका जो डायमीटर होता है 5 मीटर लिया गया है।
और दूसरी चीज़ क्या बताया गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी इसको थोड़ा समझिए, लिख लीजिए, इसको सब लोग लिख लिए। अब हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। और इसमें क्या होता है, यानी इस प्रकार का, जैसे ये आपका है, ये एक्शन ऑफ पॉइंट, you ये नुकीला भाग है, क्या है ये आपका नुकीला, ये बिल्कुल बहुत पूरा क्या है, चार्ज, इसमें क्या है, चार्ज है। यहाँ पे यदि आप क्या है कि ये यहाँ आसपास क्या है, एयर है, ये नुकीला पार्ट है, ये देखिए एट शार्प पॉइंट है इसका, ये नुकीला भाग। तो सिग्मा इक्वल टू हम क्या बता रहे हैं, क्यू अपान ए, एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब ये नुकीला पार्ट है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, यानी एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। तो यहाँ के आसपास के जो एयर होंगी, एयर जब इसके कांटेक्ट में आएंगी, जब एयर कांटेक्ट में आएगी तो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा। मतलब एयर में, यानी जैसे एयर पार्टिकल है या एयर मॉलिक्यूल्स है, उसमें भी क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तो पॉजिटिव है ही, इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो रहेगा चार्ज आ जाएगा आपका। जब उसमें पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव आयंस ऑफ एयर है या पॉजिटिव चार्ज आ गया, कहना चाहिए यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, आयनाइजेशन हो जाएगा। और ये आयनाइजेशन तो पॉजिटिव आयन रहेगा, यानी पॉजिटिव कहना चाहिए कि चार्ज हो गया। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, चार्ज हो गए। यहाँ तो प्लस है और यहाँ पे इसमें भी कैसे रहेगा, सेम रहेगा। जो इसमें है पॉजिटिव तो इसमें भी मान लो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही हो गया। तो अब देखिए दोनों में क्या होने लगे, रिपल्सन। तो ये इसके कारण ये एयर मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। क्या होगा, रिपल्सन हो गया, एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। तो रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये दूर चलेगा। तो क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक विंड। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक विंड कहा जाता है। मतलब कि जब एयर कांटेक्ट में आएगा एट द शार्प पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, जो एयर हो गए आयनाइज हो जाएगी। तो पॉजिटिव आयन ऑफ जो एयर होंगे रिपेल होंगे और मूव अवे फ्रॉम शार्प पॉइंट से दूर जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक विंड कहा जाता है। और दिस फिनोमेना को हम एक्शन ऑफ पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ पॉइंट। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। ये हमारा ये पॉइंटर है, ये नुकीला पार्ट है, इसमें क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। एयर मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में जब आएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। नहीं जो इसमें पॉजिटिव है तो उसमें भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब सेम है, रिपेल करेंगे। तो जब रिपेल करेंगे तो ये फोर्स लगा, क्या रिपेल्सन होगा, तो दूर जाएगा। एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, अवे फ्रॉम शार्प पॉइंट से क्या जाएगा, दूर जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक विंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक विंड कहते हैं। और दिस फिनोमेना को एक्शन ऑफ पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ पॉइंट कहा जाता है। ये आपका शार्प नुकीला पार्ट है, नुकीला पार्ट है। ये एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जैसे आते हैं, ये भी आयनाइज्ड हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव आयन ये हो गया। तो ये इसमें रिपल्सन होने लगेगा। इस पॉइंट से क्या है, ये दूर जाने लगेंगे। तो दूर जब जाएंगे, रिपेल करेंगे, सेम है, सेम में पॉजिटिव निगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब आयनाइजेशन होगा, इसमें पॉजिटिव है तो इसमें भी सेम रहता है। तो एक दूसरे मतलब रिपेल करेंगे, एयर जो रहेगा दूर जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक विंड कहेंगे। क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक विंड कहते हैं। इसी कारण से यहाँ पे देखिए C1 और C2 के जो पार्ट हैं मेटेलिक कॉम्ब होते हैं, नुकीले बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, नुकीले बनाए गए हैं। नुकीले बनाने का यही रीजन है, एक्शन ऑफ पॉइंट, वहाँ पे फिनोमेना अप्लाई होगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर होगा आयनाइज्ड हो जाएगा और रिपेल होगा तो दूर जाएंगे, अवे फ्रॉम शार्प पॉइंट जाएगा, दूर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक विंड चलेगी। क्या चलेगी, इलेक्ट्रिक विंड। इसको हम एक्शन ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट था, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। क्या था, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस कारण से कैसा लिया जाता है, नुकीला लिया जाता है। किस प्रकार लिया जाता है, नुकीला
पार्ट लिया जाता है। चलिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया है कि जो हमारा ये AB स्टैंड है कंस्ट्रक्शन में, देखिए AB हमारा जो स्टैंड है इंसुलेटिंग स्टैंड, कितने मीटर का यूज किया गया है? 15 मीटर का। ये AB इंसुलेटिंग स्टैंड है, 15 मीटर का यूज किया गया है। जो S क्या है? मेटेलिक जो होलो स्फेयर है, S मेटेलिक होलो स्फेयर है, इसका डायमीटर नियरली कितना लिया गया है? 5 मीटर। कितना डायमीटर होता है? नियरली 5 मीटर होता है। P1 और P2 क्या होते हैं? दो पुली होते हैं। P1 P2 क्या होते हैं? पुली होते हैं। C1 C2 क्या होते हैं? कॉम्ब, मेटेलिक कॉम्ब। कैसे कॉम्ब होते हैं? ये मेटेलिक कॉम्ब होते हैं। C1 C2 मेटेलिक कॉम्ब। C1 को स्प्रे कॉम्ब कहा गया है और C2 को कौन सा कॉम्ब कहा गया है? कलेक्टर कॉम्ब कहा गया है। यहाँ पे FF क्या है? रबड़ का बेल्ट है। FF किसका नाम दिया गया है? रबड़ का जो बेल्ट है, रबड़ का बेल्ट लिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए P1 किससे कनेक्ट है? एक मोटर से कनेक्ट है। इस मोटर के द्वारा ये P1 चलेगा, रोटेट होगा, घूमेगा। और C1 को किससे? हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया गया। C1 को किससे कनेक्ट किया? हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया गया, फिर इसको अर्थ किया गया है। और C2 किससे कनेक्ट है? आपका स्फेयर से। यानी एक इंसुलेटिंग स्टैंड है 15 मीटर का, उसके ऊपर एक स्फेरिकल मेटेलिक जिसका डायमीटर नियरली 5 मीटर होता है यूज किया गया है। उसके ऊपर ऐसे ये देखिए ये क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है। और P1 P2 इसमें क्या है? 2 पुली हो गए। और FF क्या हो गया? इसमें रबड़ का बेल्ट क्या होता है? घूमता है। C1 C2 क्या हो गया? मेटेलिक कॉम्ब हो गए। C1 को हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया गया है और अर्थ किया गया है। और C2 को किससे? मेटेलिक होलो स्फीयर से क्या किया गया है? कनेक्ट किया गया है। इस पूरे को मशीन को एक ये पूरा स्टील टैंक है। क्या? स्टील टैंक। इस पूरे उसको किसके अंदर रखा गया? पूरा स्टील टैंक के अंदर रखा गया है। यहाँ पे एयर या फ्रीऑन होता है। क्या होता है? एयर या फ्रीऑन होता है। और ये स्टील टैंक इसलिए यूज किया गया है, बंद किया गया है इस मशीन को इसके अंदर, कि जो टू प्रिवेंट द लीकेज द जनरेटर। तो इसको पूरे के अंदर क्या है? रखा गया है लीकेज को क्या है? प्रिवेंट करने के लिए। लीकेज को क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए। यानी कंस्ट्रक्शन आपका कितना है? कंस्ट्रक्शन में ये ध्यान रखना है कि AB जो हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है 15 मीटर लेंथ होती है और उसके ऊपर जो होलो मेटेलिक स्फीयर रखा गया उसका डायमीटर 5 मीटर होता है। C1 C2 मेटेलिक कॉम्ब होते हैं। C1 को स्प्रे कॉम्ब कहा गया और C2 को कलेक्टर कॉम्ब कहा गया। C1 किससे कनेक्ट है? हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट है। फिर इसको किससे? अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। C2 किससे कनेक्ट किया गया है? स्फीयर से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ P1 को किससे? एक मोटर से, इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट है, मोटर से कनेक्ट कर दिया गया है एक मोटर से, जिससे ये जब घूमेगा चलेगा तभी तो ये क्या होगा? चलेगा। एक मोटर है कहना चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर से मतलब नहीं, हम एक मोटर है, ये मोटर चलेगा तो ये चलेगा। जैसे आप लोग देखे होगे शादी ब्याह में जो जनरेटर यूज होता है, डीजल वगैरह यूज करके उसमें वो चलाते हैं मोटर, तो ऐसे सेम हियर है। जैसे आप लोग शादी वगैरह में देखे होंगे जो जनरेटर होता है डीजल वगैरह उसमें डाल के पहले वो एक मशीन मोटर लगी होती है, वो जब चलती है और जो बेल्ट लगा होता है वो कनेक्ट होता है उससे, जब जाके फिर जनरेटर बाद में चालू होता है। तो ऐसे यहाँ पे एक मोटर है, ये इस मोटर से इसको क्या किया गया? कनेक्ट किया गया। जब ये मोटर चालू होगा, जब ये घूमेगा, फिर आगे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। देखिए वर्किंग है, वर्किंग समझना आपको अच्छे से, इसकी वर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे C1 को किससे कनेक्ट है? हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट है। और यहाँ पे P1 और ये मोटर है। अब P1 जो पुली है और ये मोटर है और P1 P2 पे ये क्या है? रबड़ का बेल्ट लगा हुआ। अब ये मोटर क्या होगा? चलेगा। मोटर को क्या हमने चालू किया तो ये क्या होगा? ये रबड़ का बेल्ट ऐसे पूरा क्या होगा? रोटेट होगा। इस प्रकार ऐसे रबड़ का बेल्ट इसमें चलेगा। ये पुली है P1 P2 से। जब ये मोटर चलेगा तो ये पुली को रोटेट करेगा तो रबड़ का बेल्ट ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऐसे। और C1 को हाई टेंशन
बैटरी से कनेक्ट है और ये आगे अर्थ है। अभी आपको समझाया गया था कि ये जो C1 है, C1 का जो कॉम है, मेटेलिक कॉम है, ऐसे नुकीला है, शार्प पॉइंट है। जब ये नुकीला है, शार्प पॉइंट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो भी एयर पार्टिकल्स आएंगे इसके कांटेक्ट में, इस नुकीले कांटेक्ट में, वो चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। कैसा चार्ज आ जाएगा उसमें? सेम का मतलब जो कॉम्ब में पॉजिटिव चार्ज है उसमें भी क्या? पॉजिटिव चार्ज आएगा एयर पार्टिकल्स में। तो फिर अब दोनों सेम हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेगा जब ये कॉम्ब C1, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, हाई टेंशन से कनेक्ट है, इसमें क्या है? C1 के जो मेटेलिक कॉम्ब है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ के एयर जो पार्टिकल्स होंगे आयनाइजेशन हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा उसमें, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कॉम्ब में भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा तो जो सामने जो C1 के सामने जो बेल्ट है, तो वो चार्ज किस में आ गया? पॉजिटिव चार्ज किस में आ गया? बेल्ट में आ गया। बेल्ट में यानी जो C1 के सामने जो पार्ट है उसमें कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इतने पार्ट में पॉजिटिव चार्ज जब आ गया तो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए ये बेल्ट कहाँ पहुँचेगा? ऊपर पहुँचेगा। सामने C1 के सामने जो बेल्ट रहेगा, C1 के जो सामने का जो बेल्ट होगा इन फ्रंट ऑफ C1, तो उसको उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और वो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए ये कहाँ पहुँच गया? C2 के पास पहुँचा। अब इस बेल्ट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके यहाँ से आया है, यहाँ पहुँच गया C2 के पास। तो C2 के पास पॉजिटिव चार्ज लिए हुए पहुँच गया। तो अब ये अब कॉम्ब हो गया और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू इंडक्शन जो शार्प है C2 है, C2 का जो नुकीला पार्ट है, नुकीले पार्ट में निगेटिव और यहाँ बाहर पॉजिटिव आएगा। सिंस C2 किससे कनेक्ट है? S से, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। देखिए इंडक्शन के द्वारा जो C2 है, C2 के इंडक्शन का पॉजिटिव चार्ज लिए बेल्ट ऐसे पहुँच गया। तो ये C1 है, C1 के जो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आउटर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सिंस C2 कनेक्टेड टू स्फीयर S, तो पॉजिटिव चार्ज किसको मिल जाएगा? स्फीयर को मिल जाएगा। तो C2 में कौन सा? नेगेटिव। तो जो एट द शार्प पॉइंट ऑफ जो C2 है एट नेगेटिव पोटेंशियल, क्या हो जाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। जब नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा तो जो बेल्ट है उसके सामने जो पॉजिटिव है उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी बेल्ट में कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब ये जो C2 है, C2 जो कॉम्ब है उसके नुकीले पार्ट पे नेगेटिव जो पोटेंशियल है और उसके सामने जो बेल्ट है उसको, बेल्ट में पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो फिर बेल्ट न्यूट्रलाइज हो गया, यानी चार्ज नहीं है, अनचार्ज हो गया। फिर बेल्ट घूमते घूमते किसके पास आ गया? ये C1 के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? C1 के पास आ जाएगा। और C1 के पास पुनः क्या हो जाएगा? C1 के द्वारा वो उसको बेल्ट को कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लिए हुए बेल्ट कहाँ पे पहुँच जाएगा? C2 के पास पहुँच जाएगा। C2 के पास पहुँच जाएगा। फिर वही प्रोसेस चलेगा। अब ये क्या है? देखिए C1 से इसको कहाँ? यहाँ पे चार्ज आ गया, बेल्ट में पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज लिए हुए C2 पे पहुँच गया। C2 पे पहुँच गया तो अगेन वही जो नुकीला पार्ट है, शार्प पॉइंट है C2 का, तो अगेन C2 का जो शार्प पॉइंट है, नुकीला पार्ट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। शार्प पॉइंट है, नुकीला पार्ट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और आउटर पे कौन सा? प्लस। सिंस C2 किससे कनेक्ट है? आपका स्फीयर से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज किसको मिल जाएगा? आपके स्फीयर को मिल जाएगा। ये फेनामेना क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। C1 से बेल्ट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज लिए हुए बेल्ट रोटेट करते हुए कहाँ पहुँच गया? C2 के पास पहुँच गया। C2 के पास पहुँचा, C2 के नुकीले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज, आउटर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्फीयर को S को मिल जाता है। और जो C2 का जो शार्प पॉइंट है, नुकीला पार्ट है, वहाँ पे एट द शार्प पॉइंट ऑफ C2 एट नेगेटिव पोटेंशियल, जब नेगेटिव पोटेंशियल आ गया तो इलेक्ट्रिक विंड चलेगी। जब इलेक्ट्रिक विंड चलेगी तो जो चार्ज है बेल्ट में प्लस चार्ज, उसको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देगा। जब न्यूट्रलाइज हो गया फिर आगे फिर बेल्ट
घूमते हुए कहाँ पे आ गया, रोटेट करते हुए किसके पास आ जाएगा, C1 के पास आ जाएगा। ये बार बार प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रकार इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कितना पोटेंशियल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कितना कहा गया, लगभग नियरली 10.7 वोल्ट। तो इस प्रकार ये चलता रहता है। तो इतना लिखिए और हम आगे बता रहे हैं। देखिए आगे जितना पहले लिखा था उसी के आगे हमने लिख दिया है। जो वर्किंग थी, वर्किंग जो पहले जो लिखा था उसको लिख लेना है और फिर ये आपको ये चीज़ें लिख लेनी है। तो एक बार और इसको हम रिमाइंड करा देते हैं। 1 डे ग्राफ जनरेटर को, 1 डे ग्राफ जनरेटर यानी RJ 1 डे ग्राफ ने एक मशीन बनाया 1931 में। इसके द्वारा क्या किया जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया जाता था। कितना, 10.7 वोल्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। उन्होंने इसे अपने नाम पे रखा, 1 डे ग्राफ जनरेटर अपने नाम पे रखा। प्रिंसिपल में C= 4πε0R। रेडियस ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। और σ=Q/A, एरिया कम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा। कंस्ट्रक्शन में हमने बताया कि जो AB हमारा स्टैंड था, इंसुलेटिंग स्टैंड 15 मीटर था। S जो मेटेलिक होलो स्फीयर था 5 मीटर डायमीटर। P1 P2 2 पुली हो गए। C1 C2 मेटेलिक कॉम, C1 को स्प्रे कॉम कहते थे, C2 कलेक्टर कॉम कहते थे। यहाँ पे एक मोटर है जो P1 से कनेक्ट है। C1 को हाई टेंशन से कनेक्ट करके अर्थ किया जाता है। पूरे मशीन को किसके अंदर, एक स्टील टैंक के अंदर रखा गया है और इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, एयर या फ्रियान होती है। वर्किंग में हमने जैसे कि बताया कि ये C1 हाई टेंशन से कनेक्ट है, तो C1 में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ आसपास क्या एयर है। तो ये C1 के नुकीले पार्ट पे जब आएगा, शार्प पॉइंट में आएगा, तो वो एयर पार्टिकल क्या है, आयनाइज्ड हो जाएगा। दोनों में सेम चार्ज होने का रिपेल होगा, जो कि उसके सामने का जो बेल्ट होगा, बेल्ट में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज लिए हुए बेल्ट कहाँ पे पहुँच जाएगा, C2 के पास पहुँच जाएगा। ड्यू टू इंडक्शन C2 के नुकीले पार्ट पर शार्प पॉइंट में नेगेटिव चार्ज, आउटर प्लस, सिंस C2 कनेक्टेड टू स्फीयर S, तो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को मिलेगा। और C2 का नुकीला जो पार्ट है वहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जिस कारण से इलेक्ट्रिक विंड चलेगी और जो कि पॉजिटिव चार्ज बेल्ट है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर ये रोटेट करते हुए ये बेल्ट कहाँ पे आएगा, C1 के पास आएगा। इसको अगेन पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ पे आएगा। नेगेटिव पोटेंशियल से इसका चार्ज ये कैंसिल हो जाएगा, आउटर पे पॉजिटिव मिलेगा। तो ये स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज ऐसे कंटिन्यूसली ये प्रोसेस क्या है, बार बार रिपीटेड होती रहती है। इस प्रकार क्या होता है, इसका पोटेंशियल क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। नियरली कितना बताया गया, 10.7 वोल्ट पोटेंशियल हो जाता है। इसके कुछ यूजेस बताए गए हैं। यूजेस ये बताया गया है कि टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल होते हैं। इनको क्या करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए या एनर्जी इनके क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज करते हैं फॉर इन्वेंशन इन न्यूक्लियर फिजिक्स। किस में यूज करते हैं, फॉर इन्वेंशन इन न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं। इसके डिमेरिट क्या है, डिमेरिट ये है कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 15 मीटर, बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण ये एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होती है, असुविधा होती है। और बहुत अधिक पोटेंशियल होने के कारण ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये लिख लीजिए, ये पूरा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी करना हो ये पूरा लिख लीजिएगा। मैंने पूरा लिख दिया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। ये बोर्ड लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो ये आपका 1 डे ग्राफ जनरेटर हो गया। कैसा लेक्चर लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखते रहिए। ओके, थैंक यू।